गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ज्वाइन करो सभी। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में आपका फाइनल अकाउंट्स से हमने फिनिश किया था सोल प्रोप्राइटरशिप वाला। तो आज हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका, इसमें भी आपको करना क्या है, फाइन वही बनाने हैं। इसमें भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाने हैं, इसमें भी ध्यान रखना, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ बनाने हैं अब आपको। तो ये चैप्टर आपका ये है। इसी में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब आपका सेम रहेगा पहले जैसा ही, राइट। बस इसमें आपकी एडजस्टमेंट इंक्लूड्स होंगी, बस इसमें एडजस्टमेंट आएंगी बस इसमें। अब एडजस्टमेंट की आवश्यकता क्यों है, तो ये देखो यहाँ पे आज चलो स्टार्ट करते हैं, फिर हम ये समझते हैं इसे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। दिखाई दे रही है सबको स्क्रीन? रिप्लाई करें एक बार, सारे बच्चे रिप्लाई करें। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। वेरी गुड। आप ध्यान से समझना यहाँ पे। आपको ये तो पता है कि जब आप बिजनेस करते हो, जब आप बिजनेस करते हो तो हर कोई जानना चाहता है बिजनेस के बारे में, कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका बिजनेस कितना कमा के दे रहा है, राइट। तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप सभी उसके लिए अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, इसमें आएगा आपके बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें आएगा आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें आएगा आपके बिजनेस की बैलेंस शीट। यानी कि जब भी हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की, हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और बात करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट की। तो ये सब आप ऑलरेडी बना चुके हो, क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर किया था सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, तो उसमें भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। अब एडजस्टमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, देखो आपको भी पता है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। यानी कि उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए और सही तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए, राइट। तो वहां पे जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे इसमें वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करते हो आप, एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट आप करते क्यों हो, देखो पहले एडजस्टमेंट पे हम आते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। तो देखो यहां पे एडजस्टमेंट आप करते क्यों हो, पहले ये समझ लो इसका रीजन। मैं यहां पे 2 साल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2 साल का एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लेते हैं ये है आपका 25, 26 और ये है आपका 24, 25, ठीक है ना। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 24, 25। अब मुझे ये बताइए, आप इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो, राइट। आप इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको इस साल का सही प्रॉफिट निकालना है, आपको इस साल की बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, राइट। आप इसलिए अकाउंटिंग कर रहे हो। अब मुझे ये बताइए, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है ना, जैसे यहाँ पे जब आप इस साल की अकाउंटिंग करोगे तो आपको ये भी पता है कि आप जो यहाँ पे एक्सपेंसेस लोगे,
जो आप एक्सपेंसेस लोगे, मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ाया आप सबने। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था? वो ये कहता था जब आप इस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हो, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो ध्यान रखना जो आप एक्सपेंसेस लोगे वो भी आप इसी साल के लोगे, 24-25 के। जब आप यहां पे इनकम लोगे, राइट, तो हम यहां पे इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम भी आपको 24-25 की लेनी है, ध्यान रखना। तभी आपके बिजनेस का सही प्रॉफिट निकल के आएगा, तभी सही प्रॉफिट निकल के आएगा जब आपने इसी साल के एक्सपेंसेस लिए और इसी साल की आपने इनकम ली है। तो ये हमने नहीं कहा, ये मैचिंग प्रिंसिपल ने कहा है आपको। लेकिन आपको पता है बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो आपने इस साल के भी ले लिए और आपने यहां पे 25-26 के भी ले लिए। कई बार ऐसा होता है कि जो इनकम आती है ना वो इस साल की भी ले ली आपने और ये लो 25-26 की भी आ गई। अब तो ये गड़बड़ हो गई, राइट। अब कैसे यहां पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे आप? और अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है इन दोनों साल के खर्चे लेके, तो वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं होगा, उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा, राइट, वो सही नहीं आ रहा होगा, ध्यान रखना। इसीलिए आपको यहां पे एडजस्टमेंट करना होता है। अब एडजस्टमेंट कैसे करोगे? आपको पता है ये 2 साल के खर्चे दे रखे हैं, तो आपको ये खर्चे नहीं लेने फिर, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है केवल इसी साल के खर्चे लेने आपको। और अगर आपने वो खर्चे इस साल के भी ले रखे हैं तो इनको लेस कर देना, आप हटा देना इन खर्चों को, ध्यान रखना। ऐसे यहां पे इनकम की बात कर रहे हैं, आपको कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में ना एडवांस में इनकम मिल जाती है आपको। जैसे यहां पे 24-25 की तो है ही इनकम, लेकिन 25-26 की जो इनकम है वो यहीं पे आपको रिसीव हो गई। अब क्या करोगे आप? अब तो आपका इस साल का जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो ज्यादा आ रहा होगा, जबकि वो इनकम इस साल की है। तो ऐसे में क्या करोगे? ऐसी इनकम को हम यहां से लेस कर देंगे, हटा देंगे, तभी आपका सही प्रॉफिट निकल के आएगा। और तभी हम ये कहेंगे कि जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो एकदम ट्रू एंड फेयर है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल को भी आपने फॉलो किया है। जो भी यहाँ पे जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना पड़ता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो सब कुछ आपने यहाँ पे फॉलो किया है, तभी हम यहाँ पे मानेंगे। तो इस चैप्टर में क्या दे रखा है आपको? बस आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, ध्यान रखना। खर्चों की एडजस्टमेंट करनी होगी, इनकम की एडजस्टमेंट करनी होगी आपको इस तरीके से, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर तभी होंगे जब आपने एडजस्टमेंट की होंगी, ध्यान रखना। एडजस्टमेंट के बाद ही आपने यहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ध्यान रखना। इतना क्लियर है? एक बार रिप्लाई करें। अभी तक जो आपने चैप्टर किया था ना सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, उसमें आपकी एडजस्टमेंट थी ही नहीं। यस सर। उसमें कोई एडजस्टमेंट थी आपकी? बताइए। केवल एक थी आपकी क्लोजिंग स्टॉक वाली, बस, राइट। लेकिन इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है आपकी, ध्यान रखना। तो उनको आपको यहाँ पे पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको सही खर्चे निकालने पड़ेंगे इस साल के, आपको सही इनकम निकालनी पड़ेगी इस साल की, तब जाके आप यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तब जाके आपके बिजनेस का सही प्रॉफिट निकल के आएगा, ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इसका मैं खर्चों का एग्जांपल ले लेता हूं इसका। आप ये बताइए, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना देते हो आप? सालाना 10,000 रुपए पे करते हो इंश्योरेंस प्रीमियम। लेकिन इस बार क्या हुआ? आपने 15,000 पे कर दिया, राइट। अब क्या करते? आप ये कहते सर ये तो बिजनेस का खर्चा हो गया। अरे इसमें इस साल का खर्चा कितना है ये बताइए। मैं 24-25 की बात कर रहा हूं। इस साल का खर्चा है इसमें 10,000, ध्यान रखना। और इसमें जो 5,000 है वो खर्चा है आपका 25-26 का 5,000 का खर्चा है। तो आप ये बताइए अगले साल का खर्चा यहां पे कैसे दिखा सकते हो आप? तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है आपको 15,000, इसमें से आप लेस कर देना। कौन से वाला? ये 5,000। और जब ये 5,000 आप लेस करोगे तब जाके आपका 10,000 आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा, जो कि आपको यही लेना था इस साल का। ओके, ये होता है यहां पे। तो ये जो था ये क्या था आपका 5,000, ये आपका प्रीपेड था, यानी कि अगले साल का खर्चा था और आपने इसी साल पे कर दिया। तो इनको आपको सही करना पड़ेगा।
इसी को हम कहते हैं। अब ये मैंने जो यहाँ पे किया ना, ये काम जो मैंने किया अभी यहाँ पे कि 15,000 में से 5,000 को लेस कर दिया और मैंने सही खर्चा निकाला इस साल का। इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा कितना था इस साल का? 10,000। तो मेरे को 10,000 ही लेना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पे 15,000 ले लिया तो आपका जो यहाँ पे इस साल का जो प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा, ध्यान रखना। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वो भी ट्रू एंड फेयर नहीं होंगी। तो इसलिए एडजस्टमेंट जरूरी है कि इस साल का खर्चा कितना वही लेना, इस साल की इनकम कितनी है वही लेनी है। अगर कोई एडवांस में इनकम आ गई है उसे लेस करो, अगर कोई एडवांस में खर्चा पे कर दिया उसे लेस करो। सही इनकम निकालो इस साल की, सही खर्चा लेके चलना है आपको इस साल का। बताइए, कोई डाउट आपको? रिप्लाई करें एक बार सभी, सारे बच्चे, सारे बच्चे रिप्लाई करें। इसमें नो कोई डाउट सर। तो नहीं है? अब इसमें जो नो एडजस्टमेंट है डाउट सर। आपकी, इसमें एक एडजस्टमेंट नहीं है, ध्यान रखना। इसमें आपकी 15 एडजस्टमेंट है, 15 एडजस्टमेंट करनी है आपको। अब आपको ये तो पता चल गया कि हमें एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलने वाला, ध्यान रखना। अब वो 15 एडजस्टमेंट हमें 1 बाई 1 करके चलनी है अच्छे से। तो आप कैसे करके चलनी है, अब आप नोट करते चलना सारे बच्चे, ठीक है। सबसे पहली एडजस्टमेंट लिखो यहाँ पे। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। मैं जिस तरीके से लिखा रहा हूं उस तरीके से आपको नोट करना है। तो यहां पे लिखना आपको क्लोजिंग स्टॉक, ये लो क्लोजिंग स्टॉक। और यहां पे स्टॉक को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इन्वेंट्री के नाम से, ध्यान रखना। इन्वेंट्री कह लो या क्लोजिंग स्टॉक कह लो। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है आपको पहले ये समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक को, अब जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना आपका, एक तो उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, एक उसका मार्केट प्राइस दे रखा होगा आपको। जैसे ये है इसका कॉस्ट प्राइस, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे रखा है यहां पे? ये दे रखा है, मान लेते हैं यहां पे 50,000। और इसका जो मार्केट प्राइस है यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू, उसकी बात कर रहे हैं यहां पे। मार्केट वैल्यू भी कह सकते हो आप, यहां पे मार्केट वैल्यू कह लो या रियलाइजेबल वैल्यू कह लो आप। ये लो, ये कितना दे रखा है यहां पे? ये दे रखा है यहां पे 60,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, जो बिका नहीं है अभी, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 50,000 है। और अगर आप उसे आज बेचते हो, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 60,000। अब आपको पता है आप यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हो, सारे बच्चों को पता है आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे यहां पे, ये लो। और क्या बनाओगे आप बैलेंस शीट बनाओगे यहां पे, ठीक है ना, बैलेंस शीट बनाओगे। सबसे पहली बात मैं आपको यह बता देता हूं कि जो टैलीड अकाउंट होगा ना, उसकी पोस्टिंग एक बार करेंगे, और जो एडजस्टमेंट होती है उसकी पोस्टिंग 2 बार करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम है ना, आपको पता है। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, आप उसे डेबिट में भी रिकॉर्ड करते हो, आप उसे क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करते हो। ये तो मानते हो आप सारे बच्चे? रिप्लाई करें एक बार सारे बच्चे, हाँ या ना। तो देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड, और ये बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड हो गई, ये हो गई आपकी डेबिट साइड। अब आप ये बताइए क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपकी? ये भी एडजस्टमेंट है। अब इसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। अब पहली बात तो ये बताइए आप इसे किस पे दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा यहां पे, एक तो क्लोज यहां पे आएगा, ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब यहां पे अमाउंट क्या लोगे आप ये बताइए, और एक आपका बैलेंस शीट में आएगा ये क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देख रहे हो यहां पे कहां पे आया? क्रेडिट में। तो यहां पे कहां पे आया है आपका? डेबिट में। डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट में भी आएगा, क्रेडिट में भी आएगा, ध्यान रखना, राइट। 2 बार पोस्टिंग होगी, 2 जगह पोस्टिंग होगी इसकी। जितनी भी एडजस्टमेंट है सबकी पोस्टिंग 2 जगह होगी, ध्यान रखना। वो डेबिट में भी जाएगा, क्रेडिट में भी जाएगा। अब देखना यह कि वो जाएगा कहां पे। कुछ आपका ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, कुछ आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कोई एडजस्टमेंट ऐसी होगी जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जाएगी, राइट। तो इसलिए 1 बाई 1 करके चलना हमें समझ के। सबसे पहली बात कि इनमें से हम किसको लेंगे, तो ध्यान रखना विच एवर इज लेस,
विच एवर इज लेस। तो दोनों में से जो भी कम है उस पे लेना है आपको क्लोजिंग स्टॉक को। तो दोनों में से कब कितना है यहाँ पे 50,000। तो यहाँ पे आप जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे ना यहाँ पे, तो ये 50,000 लेना है आपको, ध्यान रखना। ये लो। अब ऐसी गलती मत कर देना कि केवल आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दो, बैलेंस शीट में ना दिखाओ। डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट में भी दिखाना पड़ेगा और क्रेडिट में भी दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो पहली एडजस्टमेंट आपकी क्लियर हो गई? रिप्लाई करें एक बार सारे बच्चे। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो डाउट सर। अच्छा, इस पे ये भी हो सकता है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छा। 60,000 कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पे 50। तो दोनों में से जो कम होगा ना वही लेना, पहले ये ध्यान रखना आप, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो हम ऐसा करते हैं, आज 4 से 5 एडजस्टमेंट कवर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन 4-5 से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलते हैं। इसके बाद ले लिए सबने? सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये लो, देखो यहां पे सेकंड एडजस्टमेंट है आपकी, यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये है आपकी सेकंड एडजस्टमेंट। ये क्या होती है पहले से समझ लो आप अच्छे से, ठीक है ना? ये क्या होती है और हम इसे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ये भी आपको समझना है। पहले ये बताइए ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो खर्चे जो अभी आपने पे नहीं किए, ठीक है ना? ध्यान रखना, वो खर्चे जो आपने अभी पे नहीं किए हैं। तो यहां पे क्या होगा, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा क्वेश्चन में। और ट्रायल बैलेंस में आपकी 2 साइड होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड होगी आपकी, ठीक है ना? 2 कॉलम होंगे ना, पता है सारे बच्चों को? आप सबने ट्रायल बैलेंस बनाया है, ये लो। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, ये हेड्स ऑफ अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट, और ये आपका डेबिट अमाउंट, और इसमें आएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। अब यहां पे लिखा हुआ है आपका कोई भी खर्चा ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सैलरी दे रखी है आपकी, ये लो सैलरी दे रखी है आपकी। अब सैलरीज कितनी दे रखी है, यहां पे दे रखी है आपकी, मान लेते हैं 20,000 पर मंथ सैलरी है, 10,000 पर मंथ है। तो यहां पे सैलरी ले रखी है आपने 1 लाख रुपीज। बताइए 10,000 पर मंथ सैलरी है आपकी। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में जो आपने सैलरी दिखा रखी है 1 लाख रुपीज, क्या मैं कह सकता हूं ये 10 महीने की सैलरी है? बोलो हाँ है ना? रिप्लाई करें एक बार सारे बच्चे। क्या मैं कह सकता हूं 10 मंथ्स की सैलरी है? और आपको पता है आपको पूरे 12 महीने की सैलरी लेनी है या नहीं है? ठीक है ना? अब हुआ क्या यहां पे, अब आगे आपको यहां पे एडजस्टमेंट दे रखी होगी, एडजस्टमेंट दे रखी होगी कि लिखा होगा उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज, उसमें लिखा होगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितनी दे रखी होगी आपको? 20,000। अब क्या करोगे? अब इसमें देखो, तो सैलरी का खर्चा आपने 1 लाख रुपए ले रखा है यहां पे, 1 लाख रुपए, ये तो 10 महीने का खर्चा है। आपको एडजस्टमेंट करनी है, पूरे साल का खर्चा लेना है सैलरी का। तो इसमें 20,000 वो सैलरी है जो अभी आपने पे नहीं की है। अब ये थोड़ी ना है कि आपने 1 लाख रुपीज की सैलरी पे कर दी तो आपने यहां पे 1 लाख ले लिया। अरे 20,000 की सैलरी अभी पे करनी बाकी है, इसे भी तो दिखाओ आप, ठीक है ना? तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी इसकी भी आपको। अब इसे कहां पे दिखाओगे आप? तो मैंने आपको बताया कि ये डेबिट में भी आएगा और ये आपका क्रेडिट में भी आएगा। अभी बताया था मैंने आपको, डेबिट में भी आएगा, क्रेडिट में भी आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये पता चल गया आपको? वो खर्चे, ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ये सैलरी से रिलेटेड हो सकता है, ये वेजेस से रिलेटेड हो सकता है। कोई भी खर्चा जो अभी आपने पे नहीं किया वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। और ऐसे खर्चे आपको पता है जब आप
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको अपने बिजनेस के पूरे साल के खर्चे लेने हैं, सारे खर्चे लेने हैं, कोई खर्चा छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी खर्चा रह ना जाए, सारे खर्चे लेने हैं आपको। अब इसमें बताइए मेरे को कि इसमें सैलरी का खर्चा 20,000 लेना है। अब इसे कहां पे भेजोगे आप? तो देखो इसकी एडजस्टमेंट को आप कहां पे भेजोगे, कैसे दिखाना है। तो एक तो आएगी ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैं साथ के साथ आपको नोट करा के चल रहा हूं, देख लेना अच्छे से। ये आएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक यहां पे बात करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना सारे बच्चे। तो इसकी भी पोस्टिंग यहां पे, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। ये बैलेंस शीट की आपकी क्रेडिट साइड, और ये हो गई आपकी डेबिट साइड। तो मैंने क्या कहा था, जो भी एडजस्टमेंट है वो डेबिट में भी आएगी और क्रेडिट में भी आएगी, ठीक है ना। पहली बात तो ये बताइए खर्चा है या नहीं है, पहले बताइए सैलरी कितनी दे रखी है, 1 लाख। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टू सैलरी, सैलरी दे रखी है यहाँ पे 1 लाख, ये लो। अब इस सैलरी में आपको ऐड कर लेना है ये खर्चा, कौन सा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का। यानी कि आप यहां पे 1 लाख का खर्चा नहीं दिखाओगे सैलरी का। अगर आपने 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस दिखाया सैलरी का, तो आपकी जो इनकम, आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आएगा। और आपको पता है आपको अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सैलरी का खर्चा है वो लेना पड़ेगा। तो सैलरी का खर्चा 1 लाख नहीं है, इसमें 20,000 वो खर्चा जो अभी पे नहीं किया, तो इसे भी इसमें ऐड करो आप, और तब जाके आपका खर्चा आएगा सैलरी का कितना, 1,20,000, राइट। तो यही खर्चा आपको लेना है। देखो तो एक एडजस्टमेंट मैंने किधर किया, देखो डेबिट में, डेबिट में आ गई आपकी। आप बैलेंस शीट में देखो, यहां पे बैलेंस शीट में किधर आएगी, ये खर्चा आउटस्टैंडिंग है यानी कि पे नहीं किया, तो ये लाइबिलिटी आ जाएगी बैलेंस शीट में, ध्यान रखना, ये आपकी लाइबिलिटी साइड होती है ना। तो आप ये खर्चा पे करोगे, जब पे नहीं किया तो पे करोगे, तो इधर आ जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ध्यान रखना कितना, 20,000, राइट। मेरी एक बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एक बात ध्यान से सुननी है आप सबको। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस, सैलरी, राइट। और भी खर्चे यहां पे, रेंट का खर्चा आ गया, रिपेयर का खर्चा आ गया, कन्वेंस का आ गया आपका, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आ गया, टेलीफोन के बिल आ गए, यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया आपका, कितने सारे खर्चे हैं। अगर इनमें से कोई भी खर्चा आपका बैलेंस शीट में दिखा रखा है आउटस्टैंडिंग में, तो समझ जाना वो खर्चा अभी आपने पे नहीं किया। अगर यहां पे कोई खर्चा दे रखा है रेंट का, ये लो, लेकिन वो रेंट का खर्चा लायबिलिटी में नहीं है बैलेंस शीट में, यहां पे कहीं भी आपका रेंट नहीं लिखा हुआ है, तो समझ जाना वो खर्चा आपने पे कर दिया, ठीक है ना। और अगर मैंने लिख दिया रेंट यहां पे, और वो लिख दिया मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट, तो समझ जाना अभी ये खर्चा देना बाकी है, अभी रेंट देना बाकी है। अब ऐसा हो सकता है कि जितना भी टोटल रेंट है पूरे साल का, उसमें से कुछ आपने पे कर दिया हो, बाकी पे करना बाकी हो, जो पे करना बाकी है वो रहेगा आपका यहां पे। तो ये बात आपको मेरी विशेष ध्यान रखनी है सारे बच्चों को, राइट। ये नहीं होना चाहिए कि सर यहां पे हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों ली है, क्यों ली है यहां पे हमने, क्योंकि लायबिलिटी है, ये सैलरी आपने पे ही नहीं की, तो पे तो करनी पड़ेगी ना, राइट। तो ये आपकी सेकंड एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। कोई डाउट इसमें किसी का, रिप्लाई करें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे दिखाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाना है आपको, और बैलेंस शीट में भी दिखाना है आपको। क्यों दिखाना है आप समझ गए होंगे अच्छे से सारे बच्चे, रिप्लाई करें, क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, इसे नोट कर लो आप जल्दी से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहां पे स्क्रीनशॉट ही ले लो इसका, क्योंकि हम जल्दी से, हम चाहेंगे कि ज्यादा से जल्दी से जल्दी अपना कवर हो जाए एडजस्टमेंट, ताकि फिर हम आगे क्वेश्चंस कर पाए। आगे चलते हैं, इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं यहां पे।
अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या है आपकी, ये समझ लो अच्छे से। थर्ड एडजस्टमेंट है आपकी यहां पे प्रीपेड। प्रीपेड कह लो या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस कह लो, आप एक ही बात है, ध्यान रखना। प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। सर ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, देखो इसे समझ लेते हैं क्या ये। ध्यान से समझना सारे बच्चों को। यहां पे आप ये बताइए, ये है आपका ईयर यहां पे 25, 26 और ये है आपका 24, 25। आप इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो आपको भी पता है आपको यहां पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। कैसे सर, आपको जो एक्सपेंसेस लेने हैं वो आपको इसी साल के लेने 24, 25 के। आप यहां पे जो इनकम लोगे, आपको जो इनकम लेनी है वो भी 24, 25 की लेनी है, ध्यान रखना। ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, तभी आपका सही प्रॉफिट निकल के आएगा। लेकिन हुआ क्या, आपने क्या किया, यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया आपने। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कितना किया यहां पे 15,000, राइट। आपको पता है ये 15,000 में जो 10,000 तो है इस साल का, 10,000 तो है इस साल का खर्चा, और इसमें से 5,000 है इस साल का खर्चा। आप ये बताइए अब क्या करोगे। अब अगर आप इस साल इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा लेते हो 15,000, तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो सही नहीं आएगा, 5,000 से कम आएगा निकल के, क्योंकि आपने देखो खर्चा ज्यादा डेबिट कर रखा है आपने। अरे जो आपका इस साल का खर्चा था वो आपने इस साल में दिखा रखा है। अब आप ऐसे गड़बड़ करोगे तो फिर कैसे, आप बताइए, फिर तो आप पता ही नहीं लगा सकते आपका बिजनेस आपको कितना कमा के दे रहा है, राइट। अब क्या करोगे, तो इसका मतलब ये है यहां पे आपने मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ऐसी आपने गड़बड़ कर रखी है तो इसको हम कहते हैं यहां पे प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कहते हैं यहां पे, इसमें जो 5,000 है ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, ध्यान रखना। अब क्या करोगे आप, अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे, हमें तो 10,000 लेना है, ये खर्चा लेना है हमें तो इस साल का। अब कैसे लोगे और इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे, आप देखो कैसे करोगे। तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में आएगा, देख लो यहां पे। तो ये भी कहां पे आएगा आपका, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक आएगा आपका बैलेंस शीट में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। तो ये डेबिट और ये है आपका क्रेडिट, ये क्रेडिट और ये है आपकी डेबिट। अब कैसे करोगे आप, देखो यहां पे ध्यान से, आपने यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा दिखा रखा है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने इस साल खर्चा कितना दिखा रखा है, 15,000 रुपीज का दिखा रखा है आपने, और आपको भी पता है कि 10,000 खर्चा है। तो आप क्या करोगे, इसमें से लेस करो। आप लेस करना है कितना, प्रीपेड वाला, प्रीपेड ध्यान रखना, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। जब आप इसमें से 5,000 का खर्चा लेस करोगे तब जाके आपका इस साल का सही खर्चा निकल के आएगा 10,000, और जो कि आपको डेबिट भी करना था। अब सोचो अगर आपने 15,000 का खर्चा यहां पे डेबिट किया होता तो आपका 5,000 से प्रॉफिट कम आ रहा होता बिजनेस का। लेकिन जब आपने यहां पे अब 10,000 लिया है, 5,000 को लेस कर लिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब आपने देखो लेस किया है ना, तो इसका मतलब ये 5,000 किधर होगा आपका, क्रेडिट साइड में। अगर आपने यहां पे 15 ले लिया डेबिट में और क्रेडिट में लिख लिया आपने 5,000, तब भी तो आपका वही आएगा 10,000 निकल के। तो इसका मतलब क्या है, आपने ये समझो कि ये क्रेडिट में आया है ना, तो इधर कहां पे आएगा, ये डेबिट में। तो डेबिट में लिख दो आप यहां पे, ये लो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना यहां पे 10,000। तो इसकी भी यहां पे दो एडजस्टमेंट, देखो यहां पे डेबिट में आ गया
और ये क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स यहाँ पे लेस करके दिखा दिया है आपने, ठीक है ना। तो इस तरह ध्यान रखना, जो भी एडजस्टमेंट होगी हम उसकी पोस्टिंग आपको 2 बार करनी पड़ेगी, 2 जगह पे आपको भेजना पड़ेगा उसे। तो अभी तक जो एडजस्टमेंट थी, पहले वाली कहां पे आई थी आपकी, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, और दूसरे वाली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तीसरी वाली भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को बताएं। तो वहां पे अगर आपका दे रखा हो ना प्रीपेड, तो समझ जाना उसे लेस करना है आपको, जिस खर्चे से रिलेटेड है प्रीपेड उसी में से लेस करना है, और बैलेंस शीट में आपको डेबिट साइड में दिखा देना उसे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। तो ये आपकी थर्ड एडजस्टमेंट है। क्लियर है ये? रिप्लाई करें सारे बच्चे, कोई डाउट इसमें? No doubt, sir. ओनकार, तनवीर, नो कनव, सर। नैतिक, सृष्टि, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी? आगे सर। चलते हैं इसके बाद। No. स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे चलते हैं इसके बाद। स्क्रीनशॉट ले लेना इसे। देखो आगे, अब है आपकी यहां पे फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट की बात करते हैं यहां पे। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है आपकी? अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, ये क्या होती है इसे समझ लो पहले, और इसकी यहां पे इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। पहले ये समझ लो कि अक्रूड इनकम होती क्या है, पहले ये बताइए। क्या मैं कह सकता हूं अक्रूड इनकम वो है जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है अभी? मिली क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो ड्यू डेट है ना वो अभी नहीं आई है, वो ड्यू डेट अभी आने वाली है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अक्रूड इनकम कहलाएगी। यानी कि आपने कमा तो ली लेकिन आपको मिली नहीं है, तो वो आपकी अक्रूड इनकम है, ध्यान रखना। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे, ये तो समझ में आ गया अक्रूड इनकम क्या होती है, बताएं मुझे, या एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करें। Yes, sir. आ गए ना सबके समझ अच्छे से? सर। Yes, sir. देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। अक्रूड इनकम क्या होती है? देखो ये एक प्रॉपर्टी है यहां पे, ये है एक प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है यहां पे? ओनर है यहां पे मान लेते हैं नैतिक। नैतिक, आप इस प्रॉपर्टी के कौन हो? नैतिक, आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हो, मालिक हो आप इस प्रॉपर्टी के। यस सर। और आपने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है तनवीर को। यस सर। आपने ये प्रॉपर्टी किसको दे दी है रेंट पे? तनवीर को, ठीक है ना। और तनवीर क्या करता है? नैतिक आपको रेंट देता है। क्या देता है? यस सर। रेंट। रेंट देता है। अब रेंट देता है तनवीर 10,000 पर मंथ, तो बताइए सालाना रेंट कितना हुआ? सर 10 into 12 सर 1,20,000। वेरी गुड, 1,20,000। अब पता है हुआ क्या? आपका रेंट बना 1,20,000, लेकिन इसमें से जो आपको रिसीव हुआ है, यानी कि जो तनवीर ने पे किया है यहाँ पे, ठीक है ना, जो पेड रेंट है वो कितना है? आपको 10 महीने का रेंट दिया है 1,00,000 रुपीज, यस सर। और जो पेएबल है वो कितना वो है? 2,000 20,000। वेरी गुड, 20,000। आया समझ में? नहीं आया? तो यस ये सर। बताइए, ये रेंट तो आपको मिल गया है यस सर। 1,00,000 तो यस सर। आपको मिल गया,
क्या मैं Yes, कह sir. सकता हूं ये रेंट नहीं मिला आपको? No, sir. तो ये तनवीर के लिए तो है पेबल, लेकिन ये आपके लिए क्या कहलाएगा? आपके लिए कहलाएगा ये अक्रूड रेंट। Out. क्या कहलाएगा? Outstanding income. आपके लिए कहलाएगा ये अक्रूड रेंट, Accrued. ठीक है ना? या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा ये, ठीक है? Okay, sir. इनकम, इनकम है, ध्यान रखना है। तो ये Yes, आपका sir. अक्रूड रेंट कहलाएगा। Okay, sir. अब अच्छे से समझ गए होंगे आप। तो Yes, sir. अक्रूड इनकम क्या होती है? जो कमा तो लिया आपने, लेकिन अभी मिली नहीं है आपको। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप बताइए? इसकी एडजस्टमेंट तो देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करोगे, तो वही आपकी यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, दोनों में आएगी इसकी। देखो यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और ये मैंने बनाया आपके सामने यहाँ पे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट, और ये मैंने बनाया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये है आपकी डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड है और ये है डेबिट साइड। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, सबसे पहली बात आप क्या लिखोगे इधर? रेंट। अच्छा, रेंट कितना मिला था नैतिक आपको? क्या मैं कह सकता हूं 1 लाख? 1 लाख रेंट तो पेड था ना। देखो 1 लाख रेंट आ गया आपके पास नैतिक। तो इसमें अभी 20,000। अब यहां पे ये बताइए आपकी जो रेंट की इनकम है, आप 1 लाख लोगे या 1,20,000 लोगे? बताइए आप। तो यहां पे आप रेंट की इनकम लोगे 1,20,000, ठीक है ना? जो सही इनकम है आपकी वो लेना आपको। तो इसमें 1 लाख क्या है? जो आपको रिसीव हो गई है, और जो मिली नहीं है उसे ऐड कर लो इसमें, यानी कि अक्रूड रेंट को ऐड कर लो इसमें, ठीक है ना? तो कितनी है वो? 20,000। तब जाके आपकी सही इनकम निकल के आई है 1,20,000। अब सोचो अगर आपने 1 लाख की यहाँ पे इनकम ली होती, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पे 20,000 से कम आ रहा होता, राइट? कम आ रहा होता यहाँ पे। Yes, sir. तो इसलिए अब आपने क्या किया यहाँ पे 20,000। अब आपने इनकम कितनी ली है रेंट की? 1,20,000, जो कि लेनी भी चाहिए। तो ये देखो, ये आपकी क्रेडिट साइड में आई है ना। ये किधर आई है आपकी एक्रूड इनकम? क्रेडिट साइड में। तो उधर आपकी डेबिट में आ जाएगी। लिख दो यहाँ पे, ये लो अक्रूड रेंट कितना? 20,000। ये मैं इसलिए बता के चल रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर ये लेस में होती तो फिर आप ध्यान रख, जैसे मेरे पिछले वाली लेस में थी ना, डेबिट में। डेबिट में लेस वाली का मतलब समझ जाना, वो क्रेडिट में और फिर वो डेबिट में आएगी। लेस वाली की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो ऐड है, तो ये अगर क्रेडिट में है तो दूसरी जगह कहां पर आएगी? ये डेबिट में आएगी। कहीं आप भूल जाओ कि सर पीएनएल में तो हमें पता है किधर आती है, अब दूसरी जगह कहां पे जाएगी ये? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। किसी भी ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो डेबिट में भी रिकॉर्ड करते हो और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करते हो, ठीक है ना? और आपको पता है, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ट्रायल बैलेंस से बनाते हो, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये कौन सी है जो आपको रिकॉर्ड करनी है, जिनकी एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है आपको, ध्यान रखना। तो इसलिए डेबिट में भी आएगी और क्रेडिट में भी आएगी। तो ये एडजस्टमेंट करेंगे हम इसकी। तो एक्रूड इनकम जो भी होगी ना, आप उसे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में ऐड करके दिखाना है। जिससे भी रिलेटेड है इनकम उसमें ऐड करना है आपको, और उधर बैलेंस शीट में आपको कहां पे दिखाना है? डेबिट में दिखाना है, ठीक है ना? डेबिट में क्यों दिखाना है? क्योंकि एसेट है आपका ये, और आपको पता है डेबिट में, बैलेंस शीट में एसेट आते हैं, डेबिट में ध्यान रखना। ये सारे के सारे एसेट्स आते हैं बैलेंस शीट में, और ये एसेट है आपका अक्रूड रेंट, क्योंकि ये मिलेगा आपको, लायबिलिटी नहीं है, चुकाना नहीं है आपको, आपको मिलेगा ये, ध्यान रखना। अच्छा, यही रेंट अगर मैं बात करता हूं किसके लिए? तनवीर के लिए क्या बन जाएगा ये? तनवीर के लिए बन जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, खर्चा बन जाएगा। तनवीर के यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है, क्रेडिट साइड में, ध्यान रखना। और उसके पीएनएल के डेबिट में आता खर्चा, क्योंकि खर्चा देना बाकी है। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट। अब इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट एक और 4 ही लिखो यहाँ। रहने दो। क्या नोट कर लिया ना सबने? Yes, sir.
अब देखो यहाँ पे फिफ्थ एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। हाँ बताएं, स्वानी नोट नहीं किया क्या? नहीं, एक ये मिनट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिया। ले लिया सर। ले लिया ना? चलो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट की तरफ। तो ये चैप्टर आपका ज्यादा नहीं है, अभी फिनिश हो जाएगा, ध्यान रखना। इसमें आपकी 15 एडजस्टमेंट है, तो जिसमें से देखो पांचवी तो आपकी अब हो गई। अब होगा क्या, 5 या 6 एडजस्टमेंट कराने के बाद हम एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इन एडजस्टमेंट से हम किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है ना? इस तरीके से चलेंगे हम। तो पहले मैं 5 से 6 एडजस्टमेंट कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और कर लेंगे अगर आप कहोगे तो। नहीं तो फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे 5, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। और इससे क्या होगा, ये चैप्टर आपका इजीली फिनिश हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये है आपकी फिफ्थ एडजस्टमेंट। ये क्या है आपकी, लिखो यहां पे, ये भी ये अनअर्न अनअर्न इनकम, या फिर हम कह सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्या होती है इसे भी समझ लेते हैं पहले। अनअर्न इनकम ये क्या होती है, तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, देखना सारे बच्चे ध्यान से। मैं आप ही लोगों के ऊपर इसका एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है ना? आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से क्लासेस कर रहे हो आप, तो आपसे बेटर एग्जांपल नहीं है इसका कोई भी। तो मैं आप ही का एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। आप ये बताइए, आपके जो एग्जाम होंगे कब होंगे? मार्च में होंगे? बोलो हाँ है ना? आपका जो सेशन है कौन सा है? क्या मैं कह सकता हूं 25, 26? बोलो हाँ है ना? सारे बच्चे रिप्लाई करें। आपका जो सेशन है वो 25, 26 है या नहीं है? आपके जो 11th क्लास के एग्जाम है वो कब होंगे? आपके 26 में ही होंगे ना? यस सर। वेरी गुड। तो ये तो था आपका 11th का सेशन। अब आपके इसके बाद 12th का सेशन आएगा, और 12th का सेशन रहेगा आपका 26 और 27। बोलो हाँ या ना? अब हुआ क्या, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 50 स्टूडेंट है, मान लेते हैं मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? 50 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? अब वो मेरे को सालाना की फीस देते हैं। कितनी फीस देते हैं सालाना की? 10,000 रुपीज फीस देते हैं। तो आप ये बताइए मेरे को कितना पेमेंट करते हैं वो? 11th क्लास का पूरे सेशन का कितना पेमेंट किया होगा? क्या मैं कह सकता हूं 5 लाख रुपीज? बोलो हाँ है ना? सारे बच्चे रिप्लाई करें। लेकिन पता है हुआ क्या, बच्चों को ये था कि ऐसा ना हो कि सर के पास बच्चे पूरे हो जाएं, राइट, सीट फुल हो जाए, कहीं हमारा एडमिशन ना हो पाए 12th में। तो हम ऐसा करते हैं 11th के साथ ही ना 12th की फीस भी हम डिपॉजिट करा देते हैं। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, 5 लाख तो ये दिया मेरे को 11th क्लास का, और प्लस में 5 लाख मेरे को और दिया। ये कौन से सेशन का है आपका? क्या मैं कह सकता हूं 12th का? सारे बच्चे रिप्लाई करें हाँ या ना? रिप्लाई करें। Yes, sir. अब मुझे ये बताइए, अब मैं इस साल का अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, इस साल का 25, 26 का। तो बताइए मैं अपनी इनकम कौन सी लूं इसमें से? बताइए मेरे को, क्या मैं 5 लाख की इनकम लूंगा या टोटल 10 लाख की लूंगा? बताइए मेरे को, इस साल की बताना है आपको। 5 लाख की सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 5 लाख की। ठीक है ना? अच्छा ये क्या है 10 लाख रुपीज? क्या मैं कह सकता हूं 10 लाख रुपीज मेरी वो इनकम है जिसमें 5 लाख तो इस साल की है, और 5 लाख जो कि अगले साल की थी वो एडवांस में आ गई है मेरे पास? बोलो हाँ है ना? एडवांस में रिसीव हो गई है ना? आपको ये 5 लाख यहाँ पे मिलती, 12th में मिलती, जब आप 12th में आते तभी तो फीस जमा कराते, लेकिन आपने तो 11th के साथ ही जमा करा दी 12th की फीस यहीं पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 5 लाख एडवांस है?
हाँ या ना, राइट। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये होती है आपकी अनअर्न इनकम। और आपको पता है ये मेरे लिए, ये जो 5 लाख रुपीज है ये मेरे लिए लाइबिलिटी रहेगा, ध्यान रखना। ये फीस मेरे लिए लाइबिलिटी रहेगी। क्यों रहेगी सर लाइबिलिटी? आप ये बताइए, कल को मैं ये कह देता हूं आपसे कि मैं आपको क्लास नहीं करा पाऊंगा, ठीक है ना, कोई भी रीजन हो सकता है कि मैं आपको क्लास नहीं करा पाऊंगा, तो आपको लगता है कि ये 5 लाख रुपीज जो मैंने आपसे लिया है ये आपको रिफंड करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना, सारे बच्चे रिप्लाई करें। क्लियर है नहीं है? तो ये 5 लाख रुपीज मेरे को Yes, sir. आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब भी कोई इनकम मेरे को एडवांस में रिसीव होती है वो तब तक लाइबिलिटी बनी रहेगी जब तक कि मैं आपको यहां पे पढ़ा ना लूं, ठीक है ना, जब तक मैं आपको 12th का पूरा सेशन ना दे दूं तब तक ये मेरी लाइबिलिटी बनी रहेगी। अब इसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो देखो, पहली बात तो लाइबिलिटी से ही समझ जाओ। लाइबिलिटी है इसका मतलब बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे इसे। और इनकम कितनी आई होगी देखो, अब कैसे दिखाएंगे, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। देखो यहां पे ध्यान से, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, डेबिट और क्रेडिट, राइट, डेबिट में भी आएगी और क्रेडिट में भी आएगी। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये है आपका डेबिट और ये है आपका क्रेडिट। ये है आपकी बैलेंस शीट, ये है आपकी क्रेडिट साइड और ये है आपकी डेबिट साइड। ये आपके एसेट्स हैं और ये है आपकी लाइबिलिटी, ठीक है ना, ये लाइबिलिटी है, ध्यान रखना। अब मुझे ये बताइए मेरे को कितना मिला, 10 लाख रुपए, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे बताइए, ये मैं फीस दिखाऊंगा अपनी, ठीक है ना, जो स्टूडेंट से आई है फीस। अब फीस कितनी आई है मेरे पास, 10 लाख रुपीज, ये लो। तो मुझे बताइए क्या मैं 10 लाख रुपए सही लिया है मैंने? इस साल की इनकम मेरी 10 लाख रुपए की है, बताइए, मेरे को इस साल की सही प्रॉफिट निकालना है। तो मैं ये 10 लाख रुपए, तो पता है क्या है, इसमें एडवांस भी है, तो मैं क्या करूंगा, उसे लेस कर लूंगा। इसमें से एडवांस इनकम को लेस कर लूंगा मैं, एडवांस फीस को, ठीक है ना, एडवांस फीस को लेस कर लूंगा मैं। कितनी थी एडवांस फीस, 5 लाख रुपीज। तब जाके मेरी इस साल की सही इनकम निकल के आएगी, जो कि कितनी है यहाँ पे, 5 लाख रुपीज। ये लो, ये इनकम है मेरी इस साल की, और मैंने कितनी दिखा रखी थी, 10 लाख। अब देखो लेस किया है ना मैंने, लेस का मतलब क्या है कि ये आपकी डेबिट में आई है। तो जब ये डेबिट में, ये वाली इनकम की बात कर रहा हूं 5 लाख की, जब ये डेबिट में है तो इधर कहां पे आएगी, ये क्रेडिट में। तो लिख दो यहां पे एडवांस फीस या एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम आपकी इधर आ जाएगी, ध्यान रखना, 5 लाख रुपीज, ठीक है ना, एडवांस फीस या एडवांस इनकम। तो अगर कोई भी इनकम आपको रिसीव हुई है एडवांस में, हम उनकी एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे कि पीएनएल में क्या करेंगे, हम लेस करके दिखा देंगे, राइट। या फिर अगर आपने 10 लाख ले लिया है तो इधर आप क्या करना, 5 लाख ले लो, तब भी आपका प्रॉफिट वही निकल के आएगा। या तो लेस कर लो या उधर दिखा दो आप। अब सोचो अगर आप इसे इधर दिखाते डेबिट में, तो यहाँ पे तो क्रेडिट में आती ना वो, तो देखो क्रेडिट में आ गई आपकी, राइट। तो देखो 5 एडजस्टमेंट को हमने कर भी लिया, 15 एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं है, आसान एकदम। बाकी तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाने हैं जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और आपने बैलेंस शीट बनाई थी, सब ऐसे ही है। सर मैं अभी क्लास लीव कर सकती हूँ? कितना टाइम हो गया, मैं देख लेता हूँ एक बार को। अच्छा 8 हो गए, ओके ओके ओके। तो कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी को बताएं मेरे को? नहीं No सर। doubt, sir. चलो ठीक है सृष्टि, ऐसा कर लेना, फिर आप नेक्स्ट क्लास कर लेना। ओके सर। अच्छा डेप्रीसिएशन तो सबने कर लिया है ना वैसे? Yes, sir. डेप्रीसिएशन तो सबने कर ही लिया है। Yes, sir. चलो बाकी फिर हम ऐसा करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बाकी का, ठीक है ना। 5 एडजस्टमेंट मैंने कर लिए यहाँ पे आज, तो हम ऐसा करेंगे कल की क्लास में ना, हम एक क्वेश्चन करेंगे 5 एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम वहाँ पे अपनी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वो भी एडजस्टमेंट के साथ। क्लियर है?